हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और काफ़ी क्षमा चाहते हैं आप सबसे कि जो हमारा जो सेशन चल रहा था, सीरीज़ चल रही थी 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का, उसका जो ब्रेक होना था कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो बीच में ब्रेक हो गया। लेकिन हम लोग फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे और जो चैप्टर्स मुश्किल से सिर्फ 3 से 4 चैप्टर खाली बाकी बचे हैं 10th क्लास में, और वो हम लोग जल्द ही उसको ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब सिर्फ ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा अच्छा समझने वाला भी है, इसलिए इसे 2 पोर्शन में पढ़ेंगे और बाकी जितने भी हैं वो सब एक एक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है 10th क्लास का 13 चैप्टर, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है विद्युत विद्युत के पिछले अध्याय में जो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि जिस वायर से हो करके विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस तथ्य को पुनः अवलोकन के लिए एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इस क्रियाकलाप में देखिए क्या करना है। तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए और इसे जैसे चित्र में अरेंजमेंट किया गया है बिल्कुल इसी तरीके से, और 2 बिंदुओं x तथा y के बीच में रखिए। ठीक है, इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप से एक छोटी दिक् सूचक रखिए। एक मैग्नेटिक जो कंपास होती है उसे आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, दिक् सूचक रखनी है और इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। तो फिर इसके बाद क्या करना है कि ये जो इस दिक्सूचक की जो सुई है उसकी स्थिति नोट करनी है कि वो किस किस जगह पे है। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लग में कुंजी, पूरा सर्किट हमने बना रखा है ना, तो ये जो प्लग है इसमें कुंजी लगा करके विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। दिक्सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए कि उसमें जब धारा प्रवाहित होने लग गई पूरी सर्किट में, तो जो दिक्सूचक सुई है उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो इसे नोट करना है हमें, इसे देखना है। अब क्या करना है, देखिए हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है, और इसका क्या तात्पर्य है, इसका यह अर्थ है कि जो तांबे का तार है, ठीक है, तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि वो जो वायर था मेटल का, ठीक है, तांबे का, और उसमें से होकर के जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो वो एज अ चुंबक की तरह बिहेव करने लगा। ये हमको किससे पता चला, जो हमारे पास दिक् सूचक सुई थी उससे ये पता चला। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। अब है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि अचानक से ये खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी हुई जो दिक्सूची है उसमें विक्षेप डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेट ने यह भी प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। विद्युत और चुंबकत्व दोनों ही परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर के नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया, और उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है ऑस्टेट रखा गया। ठीक है, तो ये जो कहा जाता है ये किसके सम्मान में है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक है ऑस्टेट। ठीक है, अब आगे देखिए, जब ये जो हमारे पास मेटल का वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। लेकिन वही यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे क्या हो रहा था, विद्युत धारा से चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा था। अब अगर गतिमान चुंबकों को विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित रिवर्सिबल अगर प्रोसेस उसकी की जाए तो उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का है कि गतिमान चुंबकों से क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे।
हम विद्युत चुम्बकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यानी यहाँ पे सिंपल हमें आगे काफ़ी सारे डिस्कशन ये देखने को शुरुआत हम करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वो हम देखेंगे, उनकी जो वर्किंग होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो गतिमान चुंबक है यानी मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है इसे भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखें चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या करना है, देखिए हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, वो तो हम लोग ने अभी भी देखा था। वास्तव में दिक्सूचक की जो सुई है वो एक छोटा क्षण चुंबक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कंपास है, ठीक है, वो एक है, उसमें जो निडल है जो उसमें सुई है वो एक छोटा चुंबक है। तो किसी दिक्सूचक सुई के दोनों सिरों लगभग उत्तर और दक्षिण, जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उनकी दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। दिक्सूचक सुई के जो सिरे हैं वो अगर हम इसको मतलब कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, वो विक्षेपित हो रही है, उसको हमने एक जगह पे ठहरा करके रख दिया, तो वो जिस जगह पे जा करके रुकेगी वो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होगा। यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे ही जाकर वो ठहरती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी या उत्तर ध्रुव कहते हैं, और जो दूसरा सिरा है जो कि दक्षिण दिशा की ओर संकेत करे उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो चुंबक होते हैं मैग्नेट, उनके जो सजातीय गुण होते हैं, सजातीय ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है, तो उनके बीच में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तथा जो विजातीय ध्रुव हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में आकर्षण होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन की जो ये बल जो है ये लगता है। अब एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, एक वही ग्लू वगैरह लेकर के एक कागज़ को ड्राइंग बोर्ड पर, सफ़ेद कागज़ को लगाइए। उसके बाद इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। अब इस छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान से कुछ लौह चूड़ चित्राई, मतलब एक लोहे का बुरादा है, उसको चारों तरफ चित्रा दीजिए नमक की तरह। अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। तो आप क्या प्रेक्षण करेंगे, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए कि लौह चूड़ स्वयं को, जैसे चित्र में हमने ऊपर देखा था, उस तरीके से एक पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। तो लौह चूड़ इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है, यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर देखें कि चुंबक अपने चारों ओर की क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लौह चूड़ एक बल का अनुभव करता है, और इसी बल के कारण लौह चूड़ इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसके चारों ओर का एरिया जिसमें एक फोर्स का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूड़ स्वयं संरेखित हो रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो उसमें ऐसे इस तरीके से मतलब अरेंजमेंट भी लौह चूड़ का इस तरीके से हो रहा है, एक धाराओं के बेस पे। तो ये जो रेखाएं हैं यही जो लौह चूड़ के रूप में अपने आप को संरेखित कर रही हैं, तो इन्हीं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हैं? वास्तव में आप स्वयं भी किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। एक और क्रियाकलाप करें। इसमें देखिए क्या करना है, एक क्षण चुंबक लेना है और एक छोटी दिक्सूचक सुई लेनी है। वैसे ही ग्लू लगा करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ चिपका करके बीचों बीच में चुंबक रखिए। चुंबक की सीमा रेखा, उसकी बाउंड्री खींच लीजिए, ताकि जो मैग्नेट है वो अगर इधर उधर हिले और उसकी रीडिंग ख़राब हो तो वो उसको वापस से उसी जगह रखा जा सके। फिर है दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाएं। अब यहाँ पे मैग्नेट की जो वही कंपास है उसको नॉर्थ पोल के साइड लेकर के जाएंगे इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उत्तर ध्रुव की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये कैसा व्यवहार करता है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। जो दक्षिण, जैसे हम उधर लेकर के जाएंगे तो जो दक्षिण ध्रुव है वो चुंबक की जो नॉर्थ पोल है उसकी ओर संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव, क्योंकि अंदर जो निडल है वो तो फ्री है, अब वो डिपेंड करता है कि वो किधर स्थिर हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम लेकर के जाएंगे मतलब दिक्सूची है
कंपास जो है उसको जैसे ही मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे उसके नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे, तो क्या होगा कि जो मैग्नेट में जो सुई है उस निडल का जो दक्षिण वाला ध्रुव सिरा है, साउथ वाला, वो चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेतिक हो जाएगा, उधर आकर के रुक जाएगा। और उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करेगा। ठीक है, यानी आगे की तरफ इस तरीके से अगर मान लीजिए है तो ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और ये उससे दूर। फिर क्या करना है, दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची कंपास को इस तरह रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मतलब रख सकते हैं। अब आगे क्या है, उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर है कि जैसे चित्र में दिखाया गया है इसके अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को लगातार दोहराते रहेंगे जब तक कि हम दक्षिण ध्रुव तक नहीं पहुंच जाते हैं। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र बन जाए, एक जो है एक वक्र जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। और उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके उतनी क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अब यहाँ पे जो एक चित्र है उसे देखिएगा, कई सारी जब क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आया है। तो इस चित्र में क्या है कि ये पैटर्न मिला है। ठीक है, ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, तो इस वजह से इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची की विक्षेप का प्रेक्षण कीजिए, कि जो दिक्सूची की विक्षेप जो है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो उसका प्रेक्षण करना है कि किस जगह ज़्यादा किस जगह कम हो रहा है। तो चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई में विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। जैसे निकट के पास जब जाती हैं, जैसे ही पास में जाती हैं, तो इनके जो विक्षेप है उसमें वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पे है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एग्जाम्स में अक्सर करके पूछी जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ये परिमाण भी उसका होता है और दिशा भी होती है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता हो। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर ध्रुव जो है वो उसके भीतर गमन करता हो। पूरी लाइन पढ़ लेते हैं फिर देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए साउथ से एंट्री हो रही है, साउथ पोल से एंट्री हो रही है और नॉर्थ पोल के बीच में ट्रेवल कर रही हैं सारी रेखाएं और नॉर्थ से निकलती हुई दिख रही हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का जो उत्तर ध्रुव है वो उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ठीक है, उस क्षेत्र के भीतर अंदर की तरफ गमन करता है। यानी आप जब भी लाइन बनाएंगे तो मान लीजिए ये है मैग्नेट, यहाँ से नॉर्थ पोल से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये एक इस तरीके से झुकाव बनेगा। यहाँ से मान लीजिए उठी, फिर उसको धीरे धीरे झुकते झुकते इधर आकर के इस तरीके से इसका कर्व शेप बन जाएगा। चुंबकीय भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर साउथ की तरफ से एंट्री करती है और नॉर्थ की तरफ से निकल जाती है। ठीक है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का वक्र कैसा होता है, बंद वक्र, क्लोज जो है इसका वक्र जो होता है इसका क्लोज होता है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, और अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र उस जगह जो है प्रबल होगा जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो अधिक पास होंगी। ठीक है, तो वही है कि अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। भाई जिस जगह जितनी पास पास जो है रेखाएं होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल भी अधिक काम करेगा। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई को दिशाओं की ओर संकेत करेंगी, जो संभव नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे वही बात कही गई है कि भाई एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, और जो मान लीजिए जो प्रतिच्छेद बिंदु है जहाँ पे ऐसी संभावना हो सकती है कि वहाँ पे कट करेंगी, तो वहाँ पर अगर हम दिक्सूची को रखें तो उसकी जो सुई है वो दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगी, जो कि संभव नहीं है। दो दिशाएं बताएंगी और ऐसा ये संभव ही नहीं है। ठीक है,
तो इस पैराग्राफ में यही समझ में आया कि जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो जिस जगह पास पास होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वहाँ पे बल भी अधिक महसूस किया जाएगा। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं और एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे क्रियाकलाप है जो 13.1 वाला जो था, उसमें हमने ये देखा था कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। तो ये वाले क्रियाकलाप में देखें, इसमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लंबा सीधा तार, तांबे का तार लेना है और 1.5 वोल्ट की 2 या 3 सेल ले लेने हैं, एक प्लग कुंजी लीजिए और इन सब को जैसे चित्र में दिखाया गया है नीचे उसके अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। फिर सीधे और जो तार है, सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए, जैसे उसकी सुई है उसकी समांतर रखना है। अब प्लग में कुंजी लगा करके परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। जो सुई के उत्तर ध्रुव जो है उसका विक्षेप किधर की तरफ हो रहा है उसकी दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा जैसे चित्र में दर्शाया गया है उसके अनुसार उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे 13.5 का ए, तो उसके अनुसार अगर वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर प्रवाहित हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है कि जो ये सेकंड वाला जो डायग्राम है इसके अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए और इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा। मतलब पहले क्या करना है, तांबे के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसकी दिशा देख लेंगे कि उत्तर से दक्षिण की अगर तरफ है तो जो दिक्सूची है, मतलब दिक्सूचक की जो सुई है वो उत्तर से पूर्व की ओर उसकी मतलब दिशा जो है वो विक्षेपित होगी। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, जो बैटरी है ना उसमें कई सारे सेल हैं, उनको उनका रीअरेंजमेंट कर दें, उनको जगह उनकी बदल दें ताकि जो है जिससे क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो पलट जाए। तो जब वो पलटेगा तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में अगर परिवर्तन होगा तब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। तब जो ये चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए इसे। तो यहाँ पे देखिए दो डायग्राम रखे गए हैं और दोनों में बैटरी की दिशा खाली बदली गई है, यानी धारा प्रवाह की जो दिशा है उसको चेंज कर दिया गया है। तो पहले वाले में देखिए विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इधर से इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, सेल के, और ये हमारा मेटल का वायर है और इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह इधर की तरफ होगा और इसी वजह से कंपास इसी के जो कंपास के ऊपर या तो वायर है या फिर उसके पैरेलल में, मतलब इसके जो है समांतर में रख दिया गया। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा जब इधर से साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी इधर साइड अगर यहाँ से देखा जाए तो नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ विद्युत धारा की दिशा है। ठीक है, तो जब ये विद्युत धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ है तो जाहिर सी बात है मैग्नेट की दिशा क्या हो जाएगी, मैग्नेट की दिशा जो है वो होगी, वो नॉर्थ से अभी खाली पूर्व की तरफ होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचेगी खाली। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या कर देना है, तो ये पूर्व की तरफ मतलब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये नॉर्थ से साउथ है तो इधर इधर की तरफ हो जाएगी। फिर उसके बाद अब इधर बैटरी चेंज कर दी गई, बैटरी का सिस्टम जब चेंज किया गया तो धारा का प्रवाह इधर से हो गया। तो इधर से जब धारा का प्रवाह हुआ तो क्या हुआ कि हम जानते हैं इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो अब जो धारा का प्रवाह इधर है तो मैग्नेट की सुई का डिफ्लेक्शन किधर की तरफ है, वो जो है पश्चिम की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ इसका झुकाव हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे। तो इस वजह से वो ये यानी कि आप कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह का अगर हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो जो दिक्सूचक की सुई है यानी मैग्नेटिक क्षेत्र कहें या दिक्सूचक की सुई में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप ये देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित होती है, यानी अगर विद्युत धारा को हम रिवर्स करें, उसमें जो है उत्क्रमण करें
चेंजेबल करें उसकी डायरेक्शन को, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग देखिए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देखिए। इसमें है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न का पर विचार करेंगे। ठीक है, पहले हम पैटर्न देख लेंगे। तो क्रियाकलाप में देखिए, यहाँ पे क्या करना है, एक 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है और एक परिवर्ती प्रतिरोध लेना है, जो कि जो धारा है उसको नियंत्रण में करेगा। तो यहाँ पे जो धारा नियंत्रक है वो 0.0 से लेकर 5 एम्पियर परिसर का यहाँ पे क्या क्या लेना है, 12 वोल्ट की एक बैटरी लेनी है और एक परिवर्ती प्रतिरोध लेना है और 0 से 5 एम्पियर परिसर का एक एमीटर लेना है, एक प्लग कुंजी और एक मोटा लंबा सीधा तार लेना है, तांबे का तार। ठीक है, दूसरे में देखिए क्या करना है, एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर के उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के एकदम अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए और इस बात की सावधानी रखिए कि ऊपर नीचे हिले डुले ना, यानी कि जब तार बीच में कार्डबोर्ड में डालें तो उसमें सिर्फ तार की ही जगह हो और किसी चीज़ की ना हो। ठीक है, फिर क्या करें, जैसे चित्र में दिखाया गया इसके अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदुओं x तथा y के बीच में श्रेणी क्रम। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है इसके अनुसार तांबे के तार का ऊर्ध्वाधर बिंदु x तथा y के बीच में श्रेणी क्रम में बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। ये ज़रा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो इसमें डायग्राम भी दिखता रहेगा। तो क्या करना है, ये पूरा अरेंजमेंट है कार्डबोर्ड वाला। अब इसको हम वही परिवर्ती जो प्रतिरोधक है, एमीटर है, बैटरी है, कुंजी है, इनसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। फिर क्या करना है, तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराई, जैसे नमक का छिड़काव करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। फिर धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। उसके बाद कुंजी लगा करके परिपथ बंद कर दीजिए ताकि तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदुओं x तथा y के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और फिर लास्ट में कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार जो है उसे थपथपाइए और लौह चूर्ण के पैटर्न को प्रेक्षण कीजिए। आप ये देखेंगे कि लौह चूर्ण संरेखित होकर के, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया, इस तरीके से होकर के तार के चारों ओर संरेखित वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, वृत्ताकार पैटर्न बना रहा है। ये संकेंद्रीय वृत्त क्या निरूपित करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनको ये निरूपित कर रहे हैं, और ये जो वायर है तांबे का वह एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, अब इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। वृत्त के किसी बिंदु जैसे P में पर दिक्सूचक, अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। तो जहाँ पे ये हो रहा होगा, जो प्रेक्षण मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी हो रहा होगा, वहाँ पे हम दिक्सूचक को, कंपास जो है उसको लेकर के जाएंगे और उसका उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है और इस दिशा को ही हम तीर के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उसी वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर हम दिक्सूचक लेकर के जाएंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वही हमको मेनली हमारी दिशा बता देगा। फिर यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित किया जाए, अब यहाँ पे फिर से चेंज कर दिया जाए, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी, इसका परीक्षण कीजिए। ऊपर तो हम लोग ने किया ही था, तो वहाँ पे तो कंफर्म हो गया था कि चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो किया है एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दें, चेंज कर दें, तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको चेंज करिए। तो हम ये पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होगा, सुई में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें भी चेंज हो जाएंगे।
वास्तव में जब विद्युत धारा की परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी, यानी जो विद्युत धारा का जितना भी इसका लेवल प्रवाहित किया जा रहा होगा, जो भी इसका परिमाण होगा, उसमें जैसे जैसे हम बढ़ोतरी करते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती चली जाएगी, किसी भी जो भी बिंदु हम लेंगे, किसी भी दिए गए बिंदु पर। और फिर यहाँ पे देखिए, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, मतलब कहा जा रहा है कि यदि तांबे के तार में विद्युत धारा अगर वही रहती है परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब वही कंपास जो है उसको तांबे के तार में जो धारा का जो प्रवाह था वो तो वही है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट जो कंपास है, कंपास को अगर हम दूर लेकर के जाएं तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने के लिए हम एक दिक्सूची को चालक की तार से दूर स्थित किसी बिंदु जैसे क्यू पर रख देते हैं। तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? हम ये देखते हैं कि दिक्सूची का जो विक्षेप है वो घट जाता है, वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, जो सुई धीरे काफ़ी तेज़ी से हिल रही थी, तो वो जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूर जाने पर वो कम हो जाता है। तो यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, ठीक है, विद्युत धारावाही जो है वो सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्री वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो वही है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले जो विद्युत धारावाही हैं उनको अगर चालक तार से दूर हटाते जाएं तो ये जो वृत्तों का जो शेप है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला है, और ये न्यूमेरिकल बेस में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, और ये सीधा सीधा ये नियम से ही काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसमें क्या है, इसमें देखिए, ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। अब क्या करना है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, यानी इधर साइड में क्या है, विद्युत धारा है। जिधर भी विद्युत धारा का जो है प्रवाह या फ्लो का होगा उसी तरफ ही उसी तरीके से हमको जो है ये तार जो है उसको पकड़ना है। तो जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या यूं कहें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगी। तो इसे ही दक्षिण हस्त या दायां हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, जो पावर लाइन होती है, उसमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किधर से, पूर्व से पश्चिम की दिशा। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। तो अब एक वायर में जो है संचरण हो रहा है, तो ठीक नीचे ठीक ऊपर बताना है। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है, देखिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, उसे भी देख लीजिए। यदि हम ये विचार करें कि हम किसी कॉर्क स्क्रू को, जैसे स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं ना, तो जब इस साइड में रहते हैं, इस साइड में जब घुमाते जाते हैं तो अंदर जाता है, ठीक है, स्क्रू कसता है, और जब उल्टा इस तरीके से आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब करते हैं तो वो ओपन होता जाता है। तो वही कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो कॉर्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी अगर हम कॉर्क स्क्रू है, ठीक है, उसको हम अंदर की तरफ मतलब कस रहे हैं, सीधा कहें तो कस रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में अगर हम उसको जो है घुमाते जाएं तो अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी ना। तो कॉर्क उस स्क्रू के घूर्णन की जो, अगर आगे की तरफ वो जो बढ़ रहा है तो वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कॉर्क स्क्रू की जो घूर्णन की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ऐसे ही कॉर्क स्क्रू के लिए 2 पॉइंट होगा ना, आगे बढ़, जैसे यहाँ पे जो बोला गया है कि किसी बिंदु पर ठीक नीचे की तरफ या ठीक ऊपर की तरफ, उसी तरीके से अगर स्क्रू में देखा जाए तो ठीक अंदर की तरफ या ठीक बाहर की तरफ, दोनों ही काम तो हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, हल। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। किधर हो रही है, जैसे ये देखिए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये है ना पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण।
तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी या तो वो नॉर्थ से होकर के पश्चिम आएगी या साउथ से होकर के पश्चिम आ रही होगी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी, यानी नॉर्थ या फिर साउथ। तो इस तरीके से दक्षिण की साइड में होगी तो दक्षिणावर्त उसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर, ये किधर है, पूर्वी सिरे से जब अवलोकन किया तो ये हमें पता चला कि वो जो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दक्षिणावर्त होगी। वहीं इसी प्रकार से जो है पश्चिम यानी कि इधर वेस्ट की तरफ से जब हमने अवलोकन किया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त हमको दिखी। ठीक है, तो मतलब कि जो है वामावर्त हमको, वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात की जा रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम अपने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मतलब क्या बताया जा रहा है, अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण, विद्युत धारावाही चालक जो है उसके कारण इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मान लीजिए कि इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पॉश यानी लूप बना लिया जाए और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा। तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के, उससे जो मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, जो उसके बीच में जो गैपिंग है ना उसके रिवर्स पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पॉश के यानी जो लूप है उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉश का जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाएगा ना लूप का, तो प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय जो वृत्त थे हर एक जो बिंदु पर, उन वृत्तों का साइज भी तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। तो जैसे ही हम वृत्ताकार पॉश के केंद्र पर पहुंचते हैं, वृत्ताकार जो पॉश है उसके सेंटर पर पहुंचते हैं, तो इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। जब हम सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो कैसे, एक सरल रेखा जो है उनकी तरह प्रतीत होते हैं। तो ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, जैसे यहाँ पे वही बात तो कही गई, ये पूरा एक सर्किल है, सर्किल में जैसे जैसे सर्किल के सिरे तक रहे तो एक पूरा इधर राउंड बनाता रहा, जैसे ही सर्किल के सेंटर पर गए, यानी कि अब भाई ये सर्किल पूरा समझ लो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सेंटर का सर्किल के इधर पोर्शन हो, इधर पोर्शन हो, चाहे इधर पोर्शन, सबसे काफ़ी डिस्टेंस है ना, तो जैसे ही सेंटर पे जाएंगे सीधी रेखा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है इसको लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पॉश के भीतर जो लूप है उसके भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। अब हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमित निर्भर करता है। ठीक है, कि जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई या प्रवाहित की गई उससे होकर के, तो वो एज एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमता निर्भर करता है, डिपेंड करेगा। अतः यदि हमारे पास एन फेरों का कोई कुंडली, एन फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे पास जो n फेरे की एक कोई कुंडली है और जो है उस कुंडली मतलब कोई n फेरे की कुंडली है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा मेटल के वायर होंगे उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगा, उस एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग। इस कारण
यह इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रियाकलाप करिए। इसमें देखिए क्या है, एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हों। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो और इसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। ठीक है, ये जो कुंडली है, उसके बाद क्या करना है, जैसे चित्र में दिखाया गया इधर, बिल्कुल इसी तरीके से कुंडली के सिरे को श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंडली का दोनों तरफ का जो सिरा है या कुंडली का खाली सिरा, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी बैटरी, कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कर दीजिए। ठीक है, उसे जोड़ लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, फिर कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। कुंजी लगा करके परिपथ को पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्की से कुछ बार थपथपाइए और कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे उसका प्रेक्षण कीजिए, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है परिनालिका में प्रवाहित विद्युतधारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जब ये जो परिनालिका पूरी बन करके तैयार हुई, इसमें प्रवाहित विद्युतधारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबों के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को ही हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहा, परिनालिका जो है उसमें पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार हैं। ठीक है, और बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली। अब ये कुंडली में इतने फेरे हो गए कि वो अब एक दूर से अगर देखा जाए तो लगेगा जैसे बेलन की शेप की है। इसी को हम परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वो जो है यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना दर्शाए गए क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में जो परिनालिका है उसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और जैसे परिनालिका भी एज मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी ना, तो जाहिर सी बात है उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यदि यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वास्तव में परिनालिका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, तो जाहिर है उसका एक सिरा उत्तर एक सिरा दक्षिण हो जाएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बन रही हैं वो समांतर सरल रेखा की भांति होती हैं। तो यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। कोई भी परिनालिका है उसके भीतर सभी जितने बिंदु हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह भी सभी जितने भी सर्कल्स हैं उन सब में सेम है, तो चुंबकीय प्रवाह भी एक जैसा होगा। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रख करके चुंबक बनाने में किया जाता है। ये परिनालिका का मेन मकसद ही यहीं पे है कि जैसे कोई भी लोहे का हो या किसी भी मेटल का ना हो, उसका नर्म लोहे का खास करके उसको परिनालिका के अंदर रख करके उसको चुंबक बनाना। इस प्रकार बने चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई विद्युत धारावाही चालक है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी अब बात की जाएगी। हमने ये सीखा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। किसी भी चालक तार जो है उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पास में रखा कोई जो बल है उसमें चुंबकीय मतलब किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। क्या यहाँ पे कह रहे हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक का जो है यहाँ पे ये मानना है, उन्होंने अपने विचार ये प्रस्तुत किए कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। ठीक है, तो किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए,
क्या करना है, एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग वही 5 सेंटीमीटर लंबी हो, और चित्र यहाँ पे जो दिखाएगा इसी तरीके से, इसके अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजता लटकाइए। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस प्रबल नाल चुंबक एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो। ठीक है, जो छड़ है, और तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी हो, ऊपर की तरफ हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर की। यहाँ पे देखिएगा आप, इधर साउथ ऊपर की तरफ रखा जा रहा है, इधर नॉर्थ नीचे की तरफ रखा जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक प्रबल नाल चुंबक, एक स्ट्रॉन्ग जो है नाल चुंबक लेना है, और उसको इस तरीके से लगाइए कि छड़ जो जिस छड़ पे इसको जो है मतलब रखा गया है या जो भी, तो छड़ जो है वो नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो। ये जो छड़ है, ये जो मेटल की जो छड़ रखी गई है, ये दोनों जो ध्रुव हैं उनके बीच में हो। और ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, नाल चुंबक जो है इसका उत्तर ध्रुव इधर की तरफ, वो जो है एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखिए। तो अब क्या करना है हमें, एल्यूमिनियम की छड़ को एक बैटरी कुंजी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए, और एल्यूमिनियम की छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, बी से ए की ओर। तो क्या करना है, आप क्या जानते हैं कि आपने क्या देखा, हम ये देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने ही मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर ही है कि वो वही नॉर्थ की तरफ जो है ये विक्षेपित हो जाएगी, या बाईं दिशा में जिधर भी होगा वेस्ट की तरफ हो जाएगा या जो भी। ठीक है, तो अब फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए, और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। छड़ में जो विस्थापन होता है उसकी दिशा नोट कीजिए। तो अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है, और छड़ क्यों विस्थापित होती हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है ये हटेगी, तो ये जो छड़ को लटका रखा है मैग्नेट के बीचों बीच में, तो वही यहाँ बात कह रहे हैं कि छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित की जाए। अगर उसको विद्युत धारा की दिशा जो है उसको चेंज कर दिया जाए, तो छड़ के विस्थापन की जो दिशा है वो भी चेंज होगी, या उसको नोट करवाया जाएगा। तो यह अब दाईं ओर विस्थापित होती हैं। क्या होगा कि दाईं ओर विस्थापित होती है, छड़ क्यों विस्थापित होती है, दाईं ओर क्यों खिसक जाती है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से छड़ का जो विस्थापन हुआ इधर उधर, तो हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़, अभी तक कि हम लोग तांबे की ले रहे थे, अब एल्यूमिनियम की भी ले लें, तो इसको जब हम पास में रखेंगे तो हम एक जो है बल का अनुभव करेंगे। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की जो दिशा है वो उत्क्रमित करने पर, यानी जो है वो उत्क्रमित करने पर वही चेंज कर दिया जाए तो बल की दिशा की भी उत्क्रमित हो जाएगी। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दोहराइए, पहले एक बार जो है अधोमुखी की डायरेक्शन में कर लीजिए, फिर से इसको दोहराइए कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर रहती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है। यही जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उसमें यह देखा गया कि छड़ जो है उसमें विस्थापन जो हो रहा था वो उस समय अधिकतम हुआ, अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम। तो विस्थापन का उस समय अधिकतम होता है। कब अधिकतम होता है? जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, तो उस समय छड़ में जो विस्थापन होता है वो उस समय सबसे अधिकतम होता है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगाएंगे।
कि चालक पर जो आरोपित बल आरोप लग रहा है ना, तो उसकी दिशा का पता हम सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रियाकलाप 13.7 है उसमें हमने बहुत धारा, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया, तो हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लड़वा कर मतलब कि परस्पर जो है लंबवत रखकर, दिशा के परस्पर लंबवत रखकर विचार कीजिए। और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। तो देखिए क्रियाकलाप के आधार पर यहाँ पे यही कहा गया कि हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रख करके विचार किया। ठीक है, लंबवत रख करके विचार किया। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा इन दोनों के लंबवत रख करके बल को विचार किए और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। बल की दिशा जो है वह इन दोनों के लंबवत है। अब इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम, जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ नियम भी कहते हैं, तो उसके द्वारा की जा सकती है। और इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो क्या कह रहे हैं कि तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन ये वाली जो उंगली होती है इसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा उंगली जो है इधर वाली, ये मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा ये जो है नोट डाउन करवा रही है। और फिर उसके बाद है कि दिशा की ओर मतलब प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो लंबवत हो गया। इसके बाद तर्जनी उंगली क्षेत्र की दिशा की, कि क्षेत्र किस तरफ है उसकी दिशा भी जो है ये डिसाइड करेंगी। फिर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक में प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है कि धारा की दिशा की ओर किधर है, उसी की तरफ ही मेनली ये संकेत करेंगे। और फिर क्या है, अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अंगूठा चालक क्या करेगा, गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। बल की दिशा की ओर, बल तो इधर है, ठीक है, तो आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखिएगा कि जो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। आगे के कुछ अनुभव, यानी यहाँ भी कहा गया आगे के जो कुछ अनुभाग कहे गए हैं उनमें हम विद्युत मोटरों तथा विद्युत जनित्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग ने बेसिक जो चीज़ें थी एक कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है उसको उत्पन्न किया जा रहा था, कुछ क्रियाकलाप हमने यहाँ पे की। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, दाईं ओर होगी, बाईं ओर होगी, कागज से ऊपर की ओर आते हुए या कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो ये चारों कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या होंगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए आंसर क्या होगा। तो इसका जो हल है वो है उत्तर डी। तो डी में क्या कहा गया है कि कागज के भीतर की ओर जाते हुए, कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होगी। तभी तो वो जो है मतलब इस तरीके से, जब आप यहाँ पे समझिएगा कि फ्लेमिंग के वामहस्त, वही जो वामहस्त वाला नियम वाला जो इन्होंने लॉ बताया है, सिद्धांत बताया है, तो उसमें आरोपित बल की दिशा, क्योंकि 3 फिंगर ये ले रहे हैं ना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है उसमें क्या 3 फिंगर ले रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अगर 3D स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो 2 तो एक दूसरे के लंबवत हो ही सकती हैं, लेकिन जो तीसरी वाली जो एक दूसरे के लंबवत हो रही है तो उसमें जाहिर सी बात है, तो या तो इमेजिनेशन या फिर जो है
तो इसमें मेनली एक दूसरे के लंबवत कोई एक डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा ही कि वो अंदर की तरफ होगी वो डायरेक्शन, अगर तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। तो याद कीजिए कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर जाती है। ठीक है, कागज के भीतर की ओर जाती है। तो ये था कि यहाँ तक तो हम लोग का जो बेसिक था, और दो नियम जो थे, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, तो ये सारी चीज़ें और बेसिक जो चीज़ें थी वो यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि अब वही जो जनरेटर है ये सब कैसे काम कर रहे हैं, और जो है मतलब कई सारे जो है मेथड की पूरा एक सर्किट अगर बन रहा है तो उस सर्किट से क्या नई चीज़ बन सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।